वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। क्वांटम मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स के ओरिजिन यानी उसका जो इवोल्यूशन था उसको समझने का प्रयास किया था और हमने वहाँ पर ये देखा था कि अप टू 1900 यानी जो इनिशिएशन ऑफ 20th सेंचुरी है और एंड ऑफ 19th सेंचुरी है, वहाँ तक आते आते क्लासिकल फिजिक्स कुछ घटनाओं को समझाने के संदर्भ में फेल हो चुकी थी। ठीक है ना। तो हमने वहां पर ये देखा भी था कि मोटे मोटे तौर पर आपको दो डोमेन नजर आ रहे थे, एक रिलेटिविस्टिक डोमेन और एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन या एटॉमिक रियलम। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो रही है, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हमारी हेडिंग क्या रहेगी उसको आप देखिए एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा है फेलियर्स या शॉर्ट कमिंग्स, एक ही बात है, ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, उनको समझेंगे कि वास्तव में वो फेल क्यों हो गई, और फेल हो गई तो उसको समझाने के लिए एक नई फिजिक्स आएगी। उस नई फिजिक्स को ही हम क्या कहेंगे, क्वांटम फिजिक्स कहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना रिलेटेड टू एटॉमिक डोमेन। बहुत सिंपल सी चीज है, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एटॉमिक डोमेन के अंतर्गत यानी एटम की जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर, उस साइज के अंदर यानी उस स्केल के अंतर्गत जो भी घटनाएं घट रही है उनको आप क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते। ये हम जानते भी हैं। ठीक है ना। आपको एक चीज पता है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती है, जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, वो हम कहाँ अप्लाई करते थे। आपने देखा होगा जब आप सोलर सिस्टम की स्टडी करते हो या किन्हीं दो पिंडों की टक्कर, ठीक है ना, कॉलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप आराम से क्लासिकल फिजिक्स के जो सिद्धांत होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वो लगा करके उनको आराम से समझा सकते हो। लेकिन जब हम एटम के अंदर जाकर के चीज़ों को स्टडी करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। तो यही मैंने लाइन लिखी है, बस सिंपल सी बात क्या है, कहाँ जाके फेल हो गई, एटॉमिक डोमेन के अंतर्गत जाकर के फेल हो गई। क्लियर है। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। एच एटम स्पेक्ट्रा आपने नाम सुना होगा, उसको भी ये स्पेक्ट्रा तो मिलता कैसे है, एक्सपेरिमेंट से मिलता है। लेकिन जब उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो आपको स्पेक्ट्रा मिला और उसको आपने क्लासिकल फिजिक्स से समझाने का प्रयास किया तो आप नहीं समझा पा रहे थे, और नहीं समझा पा रहे हो तभी तो हमने लिखा है कि क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। अब एक्सपेरिमेंटली कैसा मिला, क्लासिकली कैसा मिलना चाहिए और क्यों नहीं समझा पा रहे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पर हम करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, इस लाइन को तो आप अभी 2 मिनट ठहर के समझिएगा। पहले जो शब्द आया है स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा से आप क्या समझते हो वो थोड़ा समझिए। अगर आपको पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या अर्थ है इस वर्ड का, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी एटम के लिए। अब कोई भी एटम में, एटम मान लीजिए कोई भी अणु यहाँ पर है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है, वो यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ वाला यहाँ से यहाँ आ सकता है। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, एनर्जी रिलीज। यहाँ पर तो सप्लाई है और यहाँ पर रिलीज है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ इसको 2 तरह के मूवमेंट हम कह सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये इस प्रकार के जो मूवमेंट है, इसको जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या मिलती है, कुछ लाइंस मिलती है। वो लाइंस 2 अलग अलग होगी। ऊपर से नीचे से ऊपर जाना मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और आपको कुछ लाइंस मिल रही है। नीचे से ऊपर आने का मतलब क्या हो गया, कुछ इमिशन हो रहा है तो आपको कुछ लाइंस मिल रही है। तो आपको 2 प्रकार के स्पेक्ट्रा मिलता है, एक मिलता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और एक होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रा का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब कभी भी एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगा तो जो आपको लाइंस मिलेगी वही आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी इसी प्रकार से देखा गया था, ठीक है ना। तो जो लाइंस मिली उसको आप क्लासिकली नहीं समझा पा रहे हो। अब क्यों नहीं समझा पा रहे हो, उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द स्पेक्ट्रा ऑफ एच एटम विल बी कंटिन्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी
अगर मैं इस तरह से देखता हूँ स्पेक्ट्रल को, तो वो स्पेक्ट्रा इस तरह से कंटिन्यूस होना चाहिए, पूरा ये जो बॉक्स है ये पूरा भरा हुआ इस तरह का, आपको इस प्रकार का स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। लेकिन बट एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट एच एटम स्पेक्ट्रा इज डिस्क्रीट। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से कह रहा हूँ, दो वर्ड क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बीच में एक तरह से ब्रिज की तरह है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। मैं बताऊंगा अभी क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली कैसा मिलना चाहिए, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब हो गया आपको इस प्रकार से कुछ लाइंस मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिलता है, क्लासिकली ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिल रहा है तो एक्सपेरिमेंट को तो आप नकार नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला है वो तो फुल प्रूफ है, तो उसको आप क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा रहे। अब देखो इन वर्ड्स को आप समझिए, दो वर्ड है डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का तो मतलब होता है कोई बीच में ब्रेक नहीं लगाता। जैसे मान लीजिए मैं गिनती बोलता हूँ, या इसको आप देखो ऐसे मत समझिए, करेंसी के आधार पर समझते हैं हम, करेंसी को लेकर के। सपोज कीजिए आप मार्केट से, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, मुझे ये पेन खरीदना है और इस पेन की कीमत क्या है, 162 रुपीज़ है, ठीक है। या मान लीजिए इस पेन की कीमत सपोज करो 162.25 है, कितनी है, 162.25 ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या वर्तमान में हमारी जो करेंसी चल रही है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज़ है। तो क्या उस 1 रुपीज़ मिनिमम, ठीक है ना, 1, 2, 4 वो तो कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या उस करेंसी के आधार पर मैं इस रेट को पे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं मिनिमम 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस जोड़ूंगा तो मेरे पास 162 होगी या 163 होगी, लेकिन 162.25 नहीं हो सकती, तो कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीटनेस है। इस तरह से समझिए। कंटिन्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए मैं 162.12 भी पे करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हर एक पॉइंट की करेंसी अवेलेबल है, अगर है तो, और नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत भी क्या होता है, कंटिन्यूटी नहीं होती है, याद रखना। उसमें हमेशा क्या होती है, डिस्क्रीटनेस होती है। ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं ना, किसी भी एटम के एनर्जी लेवल्स इस प्रकार से नहीं होंगे कंटिन्यूस। जैसे मान लीजिए एक एनर्जी लेवल सपोज करो यहाँ पर है, तो दूसरा वापस यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, इस तरह से कंटिन्यूस ऐसा नहीं होंगे। हमेशा क्या होंगे, उनके बीच में कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ अंतराल होगा, डिस्क्रीटनेस होगी। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा नहीं होगा 1, 1.1, 1.12, 1.13, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब है। तो क्वांटम फिजिक्स की बेसिक ही क्या है, डिस्क्रीटनेस है। डिस्क्रीटनेस है, इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कभी भी कंटिन्यूटी नजर नहीं आएगी, हमेशा आपको मैक्सिमम डिस्क्रीटनेस ही नजर आएगी। तो समझ गया। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स अब फेल क्यों हो गई, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि हाइड्रोजन जो भी एटम है उसके एनर्जी लेवल इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से एनर्जी लेवल है, तो चाहे अपवर्ड ट्रांजिशन हो चाहे डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो, आपको खूब सारी लाइनें पास पास मिलेगी। मान लीजिए मैंने देखो लाइनें बनाई, एक तो मैंने ये लाइनें बनाई, तो ये लाइनें दूर दूर है, एक मैंने लाइनें तो अलग अलग बनाई है, ठीक है ना, ये लाइनें सब अलग अलग है, लेकिन चूंकि इतनी पास पास है तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस है। तो ठीक वही स्थिति है, क्लासिकली आपको डायग्राम ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि एनर्जी लेवल कंटिन्यूस है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको ऐसा मिला। क्यों मिला, क्योंकि एनर्जी लेवल कंटिन्यूस होते नहीं है, एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा मिला। तो मेरे हिसाब से ये लाइन भी आप समझ गए होंगे, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी और इन दो वर्ड का मीनिंग भी आपको बता दिया कि डिस्क्रीटनेस का क्या मतलब होता है और कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है। अब हम एक घटना और देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रही है क्लासिकल फिजिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाती। क्या चीज है, देखिए आपको पता है कि हमारे पास एक क्लासिकल मॉडल है, किसका, क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। थॉमसन ने तो दिया ही दिया था, लेकिन जो क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम सबसे फेमस रहा वो किसका रहा, रदरफोर्ड मॉडल रहा। कौन सा रहा, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में एक छोटे से भाग में उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसा है, कॉन्साइज है, ठीक है ना, यानी न्यूक्लियस, उसको नाम क्या दिया गया था, न्यूक्लियस दिया गया था। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का है इस न्यूक्लियस में, और उसके बाद जो भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये रदरफोर्ड ने बात कही थी, ठीक है ना। लेकिन क्लासिकली एक सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक फेमस सिद्धांत है, वो आप ध्यान से नोट कीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको नोट करने में और समझने में आसानी रहे। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट सम एनर्जी। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, ये पार्टिकल है, सिंपली ये क्या है, पार्टिकल। कहने का क्या मतलब हो गया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक फेमस प्रिंसिपल है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है
जब कभी वो एक्सिलरेटेड मोशन करता है। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया, उसका जो वेग है वो समय के साथ बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रेडिएट यानी कुछ ऊर्जा को विकिरित करेगा। ये फेमस प्रिंसिपल है, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ये कैसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो इसका मतलब उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो यहां पर भी ये सिद्धांत लगेगा, क्लासिकली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। क्लासिकली अगर मैं इस सिद्धांत को लगाता हूं तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वो समय के साथ साथ क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका जो सर्कुलर पाथ की जो त्रिज्या है, ये जो रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चलेगी। आप देखिए सिचुएशन क्या होगी, जब ये घूमेगा तो इस तरह की सिचुएशन होगी। घूमेगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी। फिर अगले चक्कर में फिर रेडियस क्या हो जाएगी, देखो और कम हो जाएगी। फिर अगले चक्कर में इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये आकर के न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इस सिचुएशन में क्या कर जाएगा, इस सिचुएशन का मतलब हो गया एटम आपका क्या कर गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है ना, नष्ट हो गया, कोलैप्स। लेकिन आपको पता है कि एटम तो क्या है, स्टेबल है, वो कोलैप्स थोड़ी करता है। कई एटम तो ऐसे हैं जो अनंत समय तक स्टेबल रहते हैं, और कई एटम है जो बहुत ही लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं, उसके बाद कोलैप्स करते हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल क्लासिकल मॉडल है, वो मॉडल ये कहता है कि यहाँ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल अगर हम मिक्स करते हैं क्लासिकली तो सिचुएशन आपको ऐसी नजर आती है। लेकिन ऐसा है थोड़ी, एटम कोलैप्स नहीं कर रहा है, एटम स्टेबल है। तो हम क्लासिकली नहीं समझा पा रहे हैं। ये यही लाइन में लिखी देखो, क्लासिकल फिजिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो एटम स्टेबल है उसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पा रही है। आगे हम इसको कैसे समझाएंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं, चाहे एटॉमिक रियलम की बात की हो, चाहे हमने इससे पहले क्या देखा था, एच एटम स्पेक्ट्रा देखा हो, चाहे एटॉमिक स्टेबिलिटी की बात की हो, ये सभी चीजें एक्सप्लेन होगी, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत द्वारा नहीं होगी। एक नई थ्योरी डेवलप होगी जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहेंगे, उसके द्वारा डेवलप होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं ताकि पिक्चर बहुत क्लियर हो सके हमारे सामने। जब हम एक नई ब्रांच स्टार्ट करते हैं तो पीछे से हम लेकर के चलते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ कहाँ कमियां थी, उन कमियों को कैसे दूर किया गया, ठीक है। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कंपेयर करते हुए पढ़ाऊंगा, क्लासिकली क्या है, क्वांटम मैकेनिकली है, क्वांटम मैकेनिकली क्या है। तो आपको समझने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा एक डेरिवेशन भी है जो आपको आगे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है। क्या कह रहा है देखो, क्लासिकल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज इनसफिशिएंट एनर्जी। समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, इस तरह से न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, आप रेडियो एक्टिविटी में जानते हो। तो निकल रहे हैं तो उसके निकलने की प्रोसेस आपको बतानी पड़ेगी, भाई क्यों निकल रहे हैं, ऐसी क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो वो जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन है किससे, न्यूक्लियस से, उसको आप क्लासिकली नहीं समझा सकते, ठीक है ना। कैसे, समझिए आप एक बार, बात ध्यान से समझिए। मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सामने एक दीवार है, वाल है। मेरी उस कूदने की जो क्षमता है, उस वाल को कूद करके अगर मैं दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ जंप करके, ठीक है ना, मेरी कैपेसिटी मान लीजिए 6 फीट तक कूदने की है, और उस वाल की हाइट मान लीजिए 8 फीट है या 10 फीट है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि मैं उस वाल को कूद करके या जंप करके उधर चला जा सकता हूँ? क्लासिकली सोचिए, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मेरी क्षमता ही जब 6 फीट जंप करने की है तो मैं 10 फीट जंप कैसे करूंगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। लेकिन अब इस चीज को आप इससे जोड़िए अल्फा इमिशन से। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि नाभिक, न्यूक्लियस में आपको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वहां से अगर अल्फा पार्टिकल को आपको बाहर करना है, ठीक है ना, उस एट्रैक्शन से फ्री करना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितने अट्रैक्शन से वो जुड़ा हुआ है। एक पोटेंशियल बैरियर होता है। अभी आपको देखो डिटेल में ये समझ में नहीं आएगा, ये पूरा टॉपिक आएगा, आप सिर्फ सामान्य से अर्थों में समझिए। एक बैरियर है अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस से बाहर आने में, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। उस बैरियर की जो साइज होती है वो लगभग होती है आपकी 23 से 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के रूप में। तो अगर अल्फा पार्टिकल को उस बैरियर को ब्रेक करना है तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो ठीक वही बात हो गई कि मेरी जंप करने की कैपेसिटी 6 फीट है और मेरे सामने दीवार है 40 फीट की, तो क्लासिकली तो मैं इसको नहीं जंप कर सकता। तो सिचुएशन ठीक वही है, जो बैरियर है वो इस एनर्जी का है और जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास वो कितनी है, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो क्लासिकली हम नहीं समझा सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, तो फिर कुछ ऐसा अलग ऐसी थ्योरी है या अलग ऐसा कोई उसका डायमेंशन है जो क्लासिकली हमें नजर नहीं आ रहा है, तो उसको चूंकि इमिशन तो हो रहा है, इसका मतलब आपको समझाना तो पड़ेगा। तो समझाने के लिए ये थ्योरी फेल है, आपको एक नई थ्योरी लानी पड़ेगी। वो थ्योरी कौन सी होगी? क्वांटम फिजिक्स। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल एक बेसिक अर्थ में बताया है किस तरह से, ठीक है ना, एक सामान्य शर्तों में। बाकी हम पूरा इसको डेरिवेशन करेंगे, आपको बकायदा प्रूफ करके बताऊंगा मैं कि किस तरह से वॉल की हाइट ज्यादा होने के बावजूद भी अल्फा पार्टिकल बाहर इमिट कर जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आप समझ गए। लास्ट इस लाइन का ही मतलब है, देखो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज इनसफिशिएंट एनर्जी। देखो इतना बेरियर है और एनर्जी इनसफिशिएंट, यानी इतनी है, कम ही है। इनसफिशिएंट का मतलब हो गया कम, तो वो नहीं निकल पाना चाहिए क्लासिकली, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वो निकल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इस लेक्चर में हम लोगों ने फेलियर्स या शॉर्ट कमिंग्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को समझा है। मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से आपको समझाया है। आप इनको नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है ना। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम रहने वाली है नहीं। शुरुआत के 8-10 लेक्चर में आपको थोड़ा लग सकता है कि हिंदी इंग्लिश क्या, लेकिन आप खुद महसूस कर रहे हो कि मैं आपको चीज़ें तो अपनी खुद की लैंग्वेज हिंदी में ही समझा रहा हूँ। अब कई ऐसे टिपिकल इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं बाईलैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज है वो सभी पीजी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी हो, ठीक है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा लूप होल अवेलेबल है कि उस तरह का मटेरियल हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। कुछ मटेरियल्स आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, कुछ कंपटीशन टाइप मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज को इस तरह से बनाएं कि इसको सुनने के बाद आपको और कुछ करने की आवश्यकता ना रहे, ठीक है ना। इस रूप में इस लेक्चर सीरीज को मैं डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये इस पूरे लेक्चर का क्या है, आपके पास QR कोड है। तरीका वही है, देखो QR कोड का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको रीनेम कर लीजिए। मैं तरीका बता देता हूँ आपको। नोट्स ये अपना आपके बैठे बैठे नोट्स बन गए। आपने जैसे ये लेक्चर सुनोगे, लास्ट में आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर लीजिए, ठीक है ना, उसको QR कोड का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उसको फिर सेव करते हैं ना, उस नाम से सेव कर लीजिए। किसका है कि फेलियर्स ऑफ क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स। तो जैसे आप QR कोड से स्कैन करोगे, जैसे स्कैन करोगे तो आपको पूरा नोट्स निकल करके आ जाएगा। तो इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और आगे फर्दर डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। थैंक यू।